राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित अभियांश चैनल के प्रोग्राम हाल बवाल में मैं कुलिंदर सिंह यादव आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं निजीकरण पर। निजीकरण के मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। निजीकरण को लेकर पूरे देश में लोग दो भागों में, दो गुटों में बटे हुए हैं। कुछ लोग निजीकरण के पक्ष में तर्क दे रहे हैं, कुछ लोग निजीकरण के विपक्ष में तर्क दे रहे हैं। तो इस निजीकरण के मुद्दे को हम समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। आपको पता होगा कि मौजूदा केंद्र सरकार जब पहली बार सत्ता में आई थी, उसी के बाद से निजीकरण रूपी इस रेल की जो स्पीड थी वो बहुत तेजी से बढ़ाई गई। और आज के समय में यदि हम देखें तो निजीकरण की इस रेल ने भारतीय रेलवे को भी अपने आगोश में ले लिया है। भारतीय रेलवे समेत भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत हमारी बहुत सारी दर्जनों कंपनियां ऐसी हैं, दर्जनों महत्वपूर्ण कंपनियां ऐसी हैं जिनका निजीकरण किया जा चुका है, जिनमें विनिवेश के नाम पर अपनी हिस्सेदारी कम की गई है। अब समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं निजीकरण को। सबसे पहली बात आप जान रहे होंगे कि जब हमारा देश आजाद हुआ था वर्ष 1947 की यदि हम बात करें तो वर्ष 1947 के बाद से लगातार तत्कालीन सरकारों द्वारा देश की जो महत्वपूर्ण संपत्तियां थी उनको एकजुट करने का प्रयास किया गया। उदाहरण के रूप में जब देश हमारा आजाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो रियासतें, लगभग 550 से ज्यादा रियासतें हुआ करती थी उस समय, उनको एक साथ मिलाया गया, उनको संप्रभु भारत के अंतर लाया गया। और आपने देखा कि कुछ को बलपूर्वक भी लाया गया था। इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जिनको बलपूर्वक भी जोड़ना पड़ा था भारत में। अब जोड़ने का उद्देश्य क्या था? रियासतों को एकीकरण करने का उद्देश्य क्या था? रियासतों के एकीकरण का जो उद्देश्य था वो था कि उस समय देश की जो अकूत धन संपदा थी वो इन्हीं रियासतों के पास थी और देश का शासन चलाने के लिए उनकी आवश्यकता है, धन संपदा की आवश्यकता पड़ती है, रिसोर्स की आवश्यकता पड़ती है, जिनको आप संसाधन बोलते हैं, संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो इन्हीं संसाधनों के लिए तत्कालीन सरकारों द्वारा, तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा इन रियासतों को एकीकृत करने पर बल दिया गया था। और आपको बताते चलें कि स्वतंत्रता के बाद जब इन रियासतों का एकीकरण हो गया, उसके बाद आप देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा, उस समय की गवर्नमेंट द्वारा, नेहरू जी की सरकार द्वारा, आप देखेंगे कि रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जो भारी उद्योग थे उस समय उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उम्मीद थी कि यदि हम इनका राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे तो इनको हम अपने अनुरूप चला नहीं सकते हैं और इनको राष्ट्र हित में, जनता के हित में हम इनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। आज के समय में क्या हो रहा है? आज के समय में 1947 के विपरीत चल रहे हैं हम। जहां 1947 के बाद से निगमों को राष्ट्रीयकृत किया जाता था, आज निगमों का निजीकरण किया जा रहा है, जिसको यदि हम देखें सरकारी भाषा में, यदि हम देखें तो विनिवेश नाम दिया जाता है या हिस्सेदारी को बेचना नाम दिया जाता है। विनिवेश नाम से आप समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे कि रेलवे में विनिवेश हुआ इतने करोड़ का, या आप कह सकते हैं उड्डयन के क्षेत्र में इतने करोड़ का विनिवेश हुआ। इस तरह से आप पढ़ते होंगे, समझते होंगे। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण चीजों को समझने की प्रयास करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीजों को समझने की जरूरत है। मौजूदा जो सरकार है इसके द्वारा लगातार जो हमारी, आप कह सकते हैं कि मौजूदा केंद्र सरकार द्वारा जो पूंजीवादी लोग हैं, जो पूंजीवादी सत्ता है, उसके कंधों का सहारा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। उसके कंधों का सहारा लेकर निजी जो क्षेत्र है उसको आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख लीजिए, उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में चाहे रेल हो, चाहे डाक हो, चाहे LIC हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बंदरगाह हो, प्रत्येक क्षेत्र में, इसके अतिरिक्त जो हमारी महारत्न कंपनियां हैं उनमें भी विनिवेश किया गया है, उनमें भी निजी लोगों की हिस्सेदारी बढ़ाई गई है, सरकार की हिस्सेदारी कम की गई है। निश्चित रूप से यदि हम देखें तो 1947 में जिस फार्मूले पर हम आगे बढ़ रहे थे और आज जिस फार्मूले पर हम आगे बढ़ रहे थे एक दूसरे के विपरीत है। अब कुछ लोग कहेंगे मौजूदा समय में इसकी जरूरत है। महोदय, आपको समझने की जरूरत है कि आज जो भारत की इतनी स्ट्रांग, मजबूत नींव बनी हुई है, जो 2021 में आप देखते हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं उस नेतृत्व का हाथ है, उस नियमों कानूनों का हाथ है, जिसके माध्यम से राष्ट्र को एक किया गया, राष्ट्र का एकीकरण किया गया और
संस्थानों को आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, तो आप समझिए कि आज की जो स्थिति है वो पहले की स्थिति के उलट है, और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो कदम है ये भारत को पीछे ले जाने वाला ना साबित हो, इसकी भी आशंका जताई जा रही है। आप समझ लीजिए वर्तमान समय में क्या चीजें हो रही हैं। वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि ये जो उद्योगपति हैं, जो विशुद्ध मुनाफे की राजनीति करते हैं, आप कह लीजिए विशुद्ध मुनाफे पर कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के हाथों में देश की संपत्ति जा रही है। चाहे आप रेलवे की बात करें, चाहे बंदरगाह की बात करें, और इसमें भी याद रखने की, समझने की जरूरत है कि देश की ज्यादातर जो संपत्ति है, जैसे आप बंदरगाह ले लीजिए तो सभी बंदरगाह जो बिक रहे हैं, जिनमें हिस्सेदारी बेची जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अदानी को जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है जो निजीकरण किया जा रहा है, इसमें भी संपत्ति कुछ गिने चुने लोगों के पास जा रही है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ये निजीकरण नहीं, रियासतीकरण इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि पहले जहां रियासतों के पास 562 लगभग रियासतें हुआ करती थी जिनके पास देश की कुल संपत्ति थी, आज वही चीजें दर्जनों भर हाथों में सिमट कर रह गई हैं। यही आज आपको देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग हमारे इस विचारों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन जरा आप ध्यान दीजिएगा कि रेलवे का निजीकरण, रेलवे आप बात करते हैं, रेलवे का निजीकरण कहां तक उचित है? रेलवे बेसहारों और गरीबों का सहारा है। भारत में बेसहारों और गरीबों का सहारा है रेलवे। देश में यदि हम देखें सबसे ज्यादा परिवहन यदि किसी माध्यम से होता है तो वो है रेल परिवहन। सबसे ज्यादा रेल परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम नागरिकों को भेजते हैं, और सबसे ज्यादा रेलवे का सहारा कौन लेता है? मध्यम वर्ग लेता है, या तो मजदूर वर्ग लेता है, गरीब वर्ग लेता है। जो सक्षम लोग हैं वो आजकल हवाई जहाज में उड़ते हैं, जमीन पर आप कह सकते हैं कि सड़क मार्ग या रेल मार्ग से यात्रा नहीं करते हैं, हवाई मार्ग से यात्रा करते हैं। तो भाई निजीकरण क्यों? निजीकरण रेल में बात की जा रही है कि इससे सुविधाएं बढ़ेंगी। किसके लिए सुविधाएं चाहिए? जो हवा में उड़ रहे हैं उनके लिए, या जो रेल से चलना चाहते हैं उनके लिए? जो रेल से चलना चाहते हैं यदि उनके लिए सुविधाओं का विकास करना है तो रेलवे का निजीकरण नहीं, बल्कि रेलवे को राष्ट्रीयकृत रखते हुए उसमें यदि हम कुछ सुधार करें तो वो बेहतर होगा। क्योंकि निजीकरण के बाद जो मजदूर आज 150 से 200 रुपए में आप कह सकते हैं 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है रेलवे से, आने वाले समय में उसके लिए उसको 1000-1500 रुपए देने पड़ेंगे और उसका वहन वो नहीं कर सकता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्ग है, जो हमारा गरीब तबका है, जो हमारा निचला तबका है, उसके साथ रेलवे में निजीकरण के साथ अन्याय हो रहा है, सिर्फ सुविधाओं के नाम पर। रेलवे में निजीकरण क्यों हो रहा है? कि आपकी सुविधाएं बढ़ जाएंगी। भाई सुविधाएं किसको चाहिए? जिसको सुविधाएं चाहिए वो तो हवाई मार्ग से यात्रा करता है, सड़क मार्ग से और रेल मार्ग से यात्रा वो करते हैं जो हवाई मार्ग से यात्रा का भार नहीं वहन कर पाते हैं। यही आज की सच्चाई है। अब बात करते हैं अस्पतालों की, कि अस्पतालों का निजीकरण बहुत अच्छा है, सुविधाएं बेहतर मिलती है। याद रखिएगा कोविड काल में कोई भी निजी अस्पताल ऐसा नहीं था जहां पे यदि किसी परिवार का कोई सदस्य भर्ती रहा हो और एक सप्ताह का बिल 4 लाख 5 लाख ना आया हो, और वहीं सरकारी अस्पतालों में आपका मुफ्त इलाज हो रहा है। तो जो 4 लाख 5 लाख रुपए का बिल नहीं वहन कर सकता है उसके लिए क्या है? सरकारी अस्पताल ही बेहतर है। और यहाँ पे सिर्फ गरीब तबका, निचला तबका, मध्यम वर्ग ही नहीं बल्कि संभ्रांत लोग, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उच्च श्रेणी के लोग हैं, वो भी सरकारी अस्पतालों की तरफ मूव किए हैं। कोविड-19 में उन्हें भी निजीकरण और सरकारी संपत्ति का महत्व समझ में आ गया है। तो जो लोग अभी भी आंख मूंद कर बैठे हैं कि निजीकरण बहुत अच्छा है, महोदय एक बार प्राइवेट अस्पताल में कभी जाना पड़ जाएगा 1 सप्ताह 10 दिन के लिए, तो आपको वास्तविकता समझ में आ जाएगी कि निजीकरण क्या होता है और सरकारी चीजें क्या होती हैं। जो सरकारी संपत्ति है, जो राष्ट्रीयकृत संपत्ति है, वो क्या होती है। दूसरी बात आप बात कर लीजिए शिक्षा व्यवस्था की। शिक्षा व्यवस्था का जिस प्रकार से निजीकरण हो रहा है, मौजूदा समय में आम आदमी के बस की बात नहीं है कि वो बच्चे को अपने इंजीनियरिंग करा सके, वो अपने बच्चे को डॉक्टर बना सके। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि सरकारी संस्थानों में सीटें बहुत कम हैं और प्राइवेट संस्थानों की फीस वो वहन नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जो मूलभूत जरूरतें हैं, जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उसको तो उन चीजों को, उन क्षेत्रों को निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। जैसे रेल है, सरकार की परिवहन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य उपलब्ध कराना, बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। बेहतर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। तो जो मूलभूत जरूरतें हैं एक व्यक्ति विशेष की,
ऐसे संस्थाओं का निजीकरण नहीं होना चाहिए। आप करिए, आप करना चाहते हैं, आप जिद पर अड़े हैं, आप करिए, लेकिन ऐसे संस्थानों का नहीं जहां आम आदमी के हित जुड़े हुए हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं कि आज का जो निजीकरण हो रहा है, कोविड काल में आपने देखा होगा कि 1 से 2 घराने ही उभर कर सामने आए जिन्होंने लोगों की मदद किया। बाकी लोग जो औद्योगिक घराने थे, कोई भी किसी भी प्रकार से मदद भारत सरकार की और ना ही किसी राज्य के निवासियों की है। अब ऐसे समय में समझ में आता है कि पहले के जो राजा महाराजा होते थे, यदि ये सरकार ये समझ रही है कि ये जो आज के उद्योगपति हैं ये पहले के राजा महाराजा की तरह जन सेवा का कार्य करेंगे, प्याऊ लगवाएंगे, आवास बनवाएंगे, शिक्षा व्यवस्था करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था देंगे, तो आजकल नहीं देने वाले, क्योंकि आज के जो उद्योगपति हैं ये विशुद्ध लाभ की राजनीति करते हैं, विशुद्ध लाभ पर आगे बढ़ते हैं। और ऐसे समय में ये कहीं भी पहले के जैसे राजा महाराजा हुआ करते थे इस तरह के कार्य नहीं करने वाले हैं। ये भी हमें समझने की जरूरत है। और निश्चित रूप से आज के समय में, आज के परिदृश्य में कोविड काल ने हमें यह दिखा दिया है कि निजीकरण भारत के लिए बेहतर है या राष्ट्रीयकृत जो कंपनियां हैं उनको उसी स्थिति में बनाए रखना बेहतर है। इसका यदि हम देखें तो जीता जाता जो एक बेहतर उदाहरण पेश किया है वो कोविड काल ने हमारे सामने पेश किया है। आप में से बहुत सारे लोग शायद इस विचार से सहमत नहीं होंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, आज की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, विशेषकर प्राइवेट क्षेत्रों की, क्या वो चीज़ें आप जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वहन कर सकते हैं? नहीं वहन कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि सरकारी जो चीज़ें होती हैं उसमें सेवाएं अच्छी नहीं मिलती हैं, उसमें लोग काम अच्छे नहीं करते हैं, लोग बैंकों का बड़ा उदाहरण देते हैं। आप याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना थी जनधन योजना। जनधन योजना में 95% खाते सिर्फ और सिर्फ सरकारी बैंकों में खोले गए। क्यों? क्योंकि प्राइवेट बैंकों ने इसमें लाभ नहीं दिखा, प्राइवेट बैंकों को इसमें मुनाफा नहीं दिखा, इसलिए उन्होंने इसमें दिलचस्पी नहीं ली। और सरकार द्वारा बहुत सारे इस पे रोक भी लगाए गए थे, लेकिन उन नियमों कानूनों का भी कोई फायदा नहीं हुआ। और सिर्फ 5 से 6% खाते ही जो प्राइवेट बैंकों में खोले गए हैं। ज्यादातर कहाँ खोले गए? सार्वजनिक बैंकों में, सरकारी बैंकों में खोले गए। तो यहाँ से भी स्पष्ट है कि जो हमारे निजी आप जिनको तवज्जो देते हो, जिनको आप कहते हो कि औद्योगिक घराने जो हमारे हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। उनको जनता के हित की, जनता के स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं है। यह हमें समझने की जरूरत है। इसके साथ साथ यदि आप देखो निजीकरण में, तो क्या इसका एक ही विकल्प है कि यदि हमारे पास मान लीजिए थोड़े समय के लिए मान लेते हैं, एक पल के लिए मान लेते हैं कि फंड की कमी है जन कार्यों के करने में, जनसेवा के कार्यों के करने में, जिसके चलते हमें विनिवेश करना पड़ रहा है। महोदय, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा है। यदि हम भ्रष्टाचार पर 100% लगाम लगा लें और जो हमारे अनावश्यक खर्चे हैं, बहुत सारी हमारी अनावश्यक योजनाएं चल रही हैं जिनमें रुपयों का बंदर बाट होता है, मंत्रालयों से लेकर जिले के अधिकारियों तक सिर्फ रुपयों का बंदर बाट होता है। और जैसे पहले कहा जाता था 1 रुपये का 12 आना पहुंचता है, आज भी वही स्थिति है कि ऐसी योजनाओं में 1 रुपये का 10 पैसा ही ग्राउंड पर दिखता है, 90 पैसा उसका मंत्रालय से लेकर जिले के अधिकारियों तक बट जाता है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है। यदि हम भ्रष्टाचार पर रोक लगा लेंगे और कुछ जो हमारे फालतू खर्चे हैं उन पर यदि हम रोक लगा लेंगे, उन पर यदि हम नियंत्रण कर लेंगे, तो हमें इस प्रकार के विनिवेश की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो भी हमारा चालू खाता घाटा है उसको हम कवर कर सकते हैं। आप जानते हैं भारत सरकार लगातार विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, विभिन्न प्रोजेक्टों में हम ऋण भी ले रहे हैं वैश्विक संस्थाओं से, चाहे आप एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर लीजिए, चाहे आप वर्ल्ड बैंक की बात कर लीजिए। तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हमें ऋण भी दे रहे हैं, बहुत सारे देश हमें ऋण दे रहे हैं। पेयजल के लिए तो मैं समझ सकता हूं कि कम से कम 3000 से 4000 मिलियन डॉलर का ऋण पूरे भारत में दिया गया है विभिन्न राज्यों को। तो इसके साथ साथ सड़क व्यवस्था में सुधार के लिए बहुत सारे राज्यों को विश्व बैंक ने ऋण दिया है। तो ऋण हमें बहुत मिल रहे हैं और ये लॉन्ग टर्म के ऋण हैं। हमारे विनिवेश से अच्छा है कि इस तरह के यदि हम लॉन्ग टर्म का कोई ऋण लेते हैं तो वो हमारे लिए बेहतर होगा, जबकि ये जो विनिवेश का कार्य है ये बेहतर नहीं होगा। क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, इससे देश की जो संपत्ति है वो सिमट कर आधा दर्जन हाथों में आ जाएगी। और जब देश की संपत्ति आधा दर्जन हाथों में आ जाएगी तो यही आधा दर्जन हाथ
जब चाहेंगे तो आपका रेलवे चलेगा, जब चाहेंगे तो आपके एयरपोर्ट रन होंगे, जब चाहेंगे तब आप कारखाने चला पाओगे और आप अपनी मनमानी भी नहीं कर पाओगे। आप तब मजबूर रहोगे क्योंकि आपके पास उस स्थिति में इतना धन भी नहीं रहेगा कि आप इनको राष्ट्रीयकृत कर लो। तो उस स्थिति में आप मजबूर रहोगे। यदि आप कोई योजनाएं भी बनाते हो जनता के हित में, मजदूरों के हित में, तो वो आप लागू नहीं करा पाओगे क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इनका दबाव देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं आप पर इनका दबाव रहेगा। तो निश्चित रूप से निजीकरण सर्वथा यदि हम देखें तो अनुचित है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो जनता से जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, जो मूलभूत जरूरतें पूरी करते हैं भारत की जनता की, उन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ निजीकरण सर्वथा अनुचित है। बाकी के अन्य क्षेत्रों में आप कर सकते हो, लेकिन उसमें भी हमें ध्यान रखना है कि जो हिस्सेदारी है कहीं भी 50% से कम हिस्सेदारी भारत सरकार की ना रहे, क्योंकि यदि 50% से कम हिस्सेदारी में हम चले गए तो निश्चित रूप से हम उन्हीं के जो नियम होंगे, उन्हीं के जो कानून होंगे, उन्हीं को लगाने में, उन्हीं को अनुपालन में हम बाध्य होंगे। इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि कोई भी जो निजी संस्थान होता है, जब किसी संस्था का निजीकरण होता, मान लीजिए रेलवे का 100% निजीकरण हो गया, तो क्या रेलवे में कार्य करने नए कर्मचारी आएंगे? नए कर्मचारी नहीं आएंगे, बल्कि इन्हीं कर्मचारियों से निजी संस्था के लोग कार्य कराएंगे और ये बेहतर कार्य देंगे। कैसे बेहतर देंगे? क्योंकि जो निजी संस्था का कर्मचारी आएगा इनका नेतृत्व करने, उसके पास दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, उसके पास विजन होगा, उसके पास सोच होगा और उस सोच से वो आगे बढ़ेगा और कार्य कराएगा। तो कोई भी कार्य कराने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, टीम वर्क अच्छा होना चाहिए, और ये सारी चीजें हैं। और साथ ही साथ विजन होना चाहिए। और जब आपके पास विजन है, टीम वर्क अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो आप इन्हीं कार्यों से, इन्हीं कर्मचारियों से कार्य बेहतर ढंग से करवा सकते हैं। क्यों? जब निजी संस्थान कार्य इन्हीं लोगों से निकलवा सकता है तो आप क्यों नहीं निकलवा सकते? निश्चित रूप से हमारे नियमों कानूनों में कुछ कमियां हैं, उसको हमें दूर करने की जरूरत है। उदाहरण के रूप में मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन भारत का एक राज्य है, आप कह सकते हैं, जहां की शिक्षण व्यवस्था 10 वर्ष पहले, जहां की शिक्षा व्यवस्था 10 वर्ष पहले बहुत ही बदहाल स्थिति में थी। सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत ही बदहाल थी, लेकिन पिछले 6 से 7 वर्षों में ऐसा कायाकल्प हुआ है उन स्कूलों का कि आज पूरे विश्व में वहां की शिक्षा व्यवस्था की तूती बोल रही है। लोग देखने आ रहे हैं उस राज्य विशेष की शिक्षा व्यवस्था। तो कहीं ना कहीं दृढ़ इच्छा शक्ति थी उस राज्य के नेतृत्व करने वालों के अंतर्गत, और उन्होंने किया। तो दृढ़ इच्छा शक्ति यदि हमारे अंदर है तो निश्चित रूप से हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं। निजी तो आज कंपनियां हैं उनको वरीयता दी जा रही है, महारत्न कंपनियों में हिस्सेदारी बेची जा रही है, एयरपोर्ट में हिस्सेदारी बेची जा रही है, रेलवे में हिस्सेदारी बेची जा रही है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? कब आप बोलेंगे? अभी जैसे हाँ, फ़ोन पे आप बोल देंगे तो टेलीफोनिक, क्योंकि कार्यक्रम जो है हमारा उसमें हम इसको ऐड कर देंगे कि सर से हमने बात किया, सर का ये पक्ष है। बात ये जो हमारा मुख्य ना, जी जी, हमारा उस कॉन्स्टिट्यूशन में होगा आपका पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जी जी, तो उसमें की क्या दिशा होगी, क्या नहीं होगा, जो कि ये इतना है कि हमारा जो मुल्क है, उस मुल्क में कोई 30% के करीब आबादी बिलो पॉवर्टी रहती है। जी, हम ये मार्केट फोर्सेस पर नहीं छोड़ सकते, हमें इंटरवेंशन करनी पड़ती है वो, जी, जिसमें गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हमारे, जी जी, जैसे जो हमारा जो वर्ग है जो आखिरी पायदान पर खड़े हैं, जी, एट द एंड ऑफ द क्यू है, जी, उनकी बात है। जो मध्यम वर्ग है उनकी बात, ऐसे जो हमारा जो है एक कंपोजिशन जो है जी, पॉपुलेशन का, तो इसमें हम जो प्राइवेटाइजेशन है उसका मतलब है कि हमने लोगों को जो ये क्या नाम है, ये एंड ऑफ द क्यू जो लोग हैं, जो डिसएम्पावर्ड है, हमने उनको छोड़ दिया बेड़ियों के रहमकरम पर। जी जी, सर विशेषकर रेलवे में जो ठीक है ना, बात ये है जी, जैसे हम क्यों फॉर एग्जाम्पल हम क्यों एमएसपी करते हैं? जी, क्योंकि अगर हम मार्केट फोर्सेस पर छोड़ेंगे भाव जो होगा गले का, जी, तो उससे जो हमारा छोटा किसान होगा, गरीब होगा, डिसएम्पावर्ड होगा, वो परेशान हो जाएगा, उसको एक्सप्लॉइटेशन के ज्यादा चांसेस हैं। तो जब जो प्राइवेटाइजेशन ज्यादा है जी, और हमने निजीकरण किया,
तो जो हमारा ये क्लास है, ये क्लास ज्यादा एक्सपोज होगा, ये ज्यादा वल्नरेबल है, तो यही दिशा नहीं बढ़ेगा। जी जी सर, जिस प्रकार से ठीक है, आप रेलवे में देखो बात कि हमारी जॉब सिक्योरिटी होती है, जी। ये कोई भी संस्था है, हमारा सरकारी संस्था है, तो जॉब सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी, तो उससे ये रोजगार की सिक्योरिटी होती है, उनके लिए हायर एंड फायर की बात है प्राइवेट के लिए। जी जी तो वो गारंटीज जो है, जो प्रोटेक्शन है, जो प्रोटेक्टिव कवर है एक गरीब के लिए, सपोर्ट के लिए, चीज के लिए, जी ऐसे नहीं होगा ना। प्राइवेट वाला छोड़ेगा मार्केट फोर्स पर, उसने मशीन आई, 100 लोग आ गए, 100 लोगों को निकाल दिया, वो 100 का काम करेगा। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सर हमारा कार्यक्रम था अभियांशु चैनल इन पे। प्रिंसिपल ये हमारा जो इस वक्त जो कंपोजिशन है सोसाइटी का, जी ये क्या है कि ये सरकार इस वक्त देखिए ये बैक स्क्रैच हाथ रख रही है सर पर जो प्राइवेट है, ताकि वो कल फाइनेंस करे जो पॉलिटिकल एडवेंचर्स हैं जी या उनसे लाभ ले। तो ये ऐसे ही मामले हैं, लेकिन इसमें गरीब ही निशाने पर। जी तो आज के लिए जो हमारी चर्चा थी उसको यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज के निजीकरण के इस मुद्दे पर यदि आपका कोई वक्तव्य है, कोई राय देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और अभियांशु चैनल के इस प्रोग्राम से रेगुलर जुड़े रहें। धन्यवाद। दुनिया जहान देखें कुलिंदर यादव के साथ सिर्फ अभियांश समाचार पर।